हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके इग्नू सब्जेक्ट कोड BPCG 171 की, जिसकी बुक का नाम है सामान्य मनोविज्ञान यानी कि जनरल साइकोलॉजी। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले के यानी कि आपके जो क्वेश्चन हर साल रिपीट हुए हैं, जो इस साल भी आने के चांस है, उसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया है। बहुत लिमिटेड क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन वो काम के होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और ये वन शॉट वीडियो रहने वाली यानी सिंगल वीडियो के अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, तो उसको आप ध्यान से देखना, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने, आपकी कुछ ही पर्सनल क्वेरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एकलव्य इग्नू। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स, जितने अपडेट्स हैं और जितने क्वेश्चन पेपर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, ठीक है, कि भाई मानव तंत्रिका तंत्र की व्याख्या कीजिए। तो आपने सुना होगा भाई मानव तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो आपको उसके बारे में बताना है, ठीक है। जो भी चीज़ आप अपने पास देखते हो, ठीक है, वो आपके दिमाग तक पहुंचती है, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन हमारे बॉडी पार्ट्स कुछ भी चीज़ को छू रही है, ठीक, कुछ भी चीज़ है ना, वो चीज़ जो है भाई हमारे माइंड तक कैसे पहुंच रही है, वो इसी तंत्रिका तंत्र की वजह से पहुंच रही है, ठीक है। आपको इसी के बारे में बताना है, ठीक है। तो मानव तंत्रिका तंत्र यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है, शरीर का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण तंत्र, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे शरीर के जो सभी अंग है ना, उनके बीच में कम्युनिकेशन यानी कि संचार बनाना और नियंत्रण भी करना और एक कोऑर्डिनेशन ही बनाना, ठीक है। जब आप कोई गेम भी खेलते हो ना, तो आपका लैग ही चलता है। अगर लैग वाला कोई गेम है, आपका हाथ नहीं चलेगा, और जहाँ पर सब चीज सारे अंग यूज हो रहे हैं, तो वहां पर आपका किस टाइम पर कौन सा बॉडी पार्ट को यूज करना है, वो भी आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है, ठीक है। यार कोऑर्डिनेशन ही बनाता है, ठीक है, कि कौन कैसे भी हाथ के साथ आपका पैर चलाना है, मान लो, या हाथ के साथ आपको भाई दोनों हाथ चलाने हैं, एक साइड टाइम पे चलाने हैं, ठीक है। कभी इतनी होता आपको दोनों चलाने, लेकिन आपका ये हाथ चलता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन जो बन रहा है, ठीक है, एक समन्वय बन रहा है बॉडी पार्ट्स के बीच में, उन पर कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन जो बीच में संचार इनके बीच में हो रहा है, ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों में, तो ये किस मानव तंत्र का तंत्र की वजह से ही होता है। इसको मेनली टू मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका होता है CNS, दूसरा होता है भाई आपका PNS, ठीक है, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा आपका होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझ आ गया। तो आपके दो हो जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, ठीक है। तो इसमें मस्तिष्क और हमारा स्पाइनल कोड यानी कि हमारा मस्तिष्क और हमारा मेरुरज्जु, मेरुरज्जु का मतलब स्पाइनल कोड, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं CNS की यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, तो हमारी स्पाइनल कोड आ जाती है, ब्रेन आ जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। और मस्तिष्क के बारे में जो ब्रेन है हमारा सभी कार्यों का नियंत्रण केंद्र है, ठीक है। कंट्रोल कौन करता है, हमारा माइंड ही करता है। जैसे सोचना हो गया, याद रखना हो गया, कुछ भी चीज़, कोई भावना है, फीलिंग्स को महसूस करना है, कोई डिसीजन लेने का काम, ये सब हमारा ब्रेन ही करता है, ठीक है। तो सभी कार्यों का नियंत्रण केंद्र हमारा मस्तिष्क होता है, ठीक है। और जब हम बात करें इसकी स्पाइनल कॉर्ड की यानी मेरुरज्जु की, तो ये मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच, ठीक है ना, शरीर के जो अन्य हिस्से हैं और ब्रेन के बीच में भाई संदेश लाने ले जाने का काम कौन करता है, यही करता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है। अब पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर हम परिधीय तंत्रिका तंत्र की, ठीक है ना। वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तो हो गया भाई, मस्तिष्क का काम क्या है और स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है भाई, क्या काम होता है हमने बात कर लिया। हम बात करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र की। तो इसमें हमारी तंत्रिकाएं आ जाती हैं यानी कि नर्व्स आ जाती हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर में पूरी फैली हुई है, ठीक है, जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को शरीर के विभिन्न अंगों से जोड़ती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है भाई, बाकी जगह से जो इन्फॉर्मेशन ले जाता है बाकी बॉडी पार्ट से और माइंड तक भेजता है। तो जो ये हमारे जो माइंड है, ठीक है, मस्तिष्क है यानी ब्रेन जो है, और हमारा जो स्पाइनल कोड है, इसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जोड़ जोड़ कौन रहा है, हमारा ये नर्व्स जोड़ रही है, तंत्रिकाएं जोड़ रही हैं, ठीक है, ध्यान रखना। समझ आ गया। और ये तंत्रिकाएं संदेशों को लाने ले जाने का काम करती है, ठीक है ना। समझ आ गया। स्पाइनल कोड यूज करता है ये, इसी नर्व्स की वजह से ही स्पाइनल कोड तक क्या है इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, वहां से ब्रेन के पास पहुंचती है, ठीक है, समझ आ गया। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक कौन जोड़ रहे हैं, नर्व से जोड़ रहे हैं, तंत्रिका ही जोड़ रही है, ठीक है, समझ आ गया। ये क्या है हमारा भाई PNS हो जाएगा यानी कि हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके मुख्य कार्य की बात कर लूँ तो शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करना, ठीक है, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है शरीर के, वो कौन नियंत्रित करता है, हमारा मानव तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, वही क्या भाई जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको नियंत्रित करता है, ठीक है। सब कुछ भाई आपका ब्रेन भी तो कर रहा है, ब्रेन आपका तंत्रिका तंत्र का मेजर पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको नियंत्रित करना, बाहरी और आंतरिक वातावरण
से जानकारी लेना और उस पर प्रतिक्रिया देना, यानी कि रिस्पॉन्स देना। तो आप बाहरी आंतरिक वातावरण से जो भी जानकारी इकट्ठी हो रही है, ठीक है, जानकारी लेना है, उस पर कैसा रिस्पॉन्स देना है, ये काम भी कौन हमारा इसका मुख्य कार्य होता है। उसके बाद सभी अंगों के बीच में क्या बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाना, जो कि आपको मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। आपके जितने बॉडी पार्ट्स है, कौन से टाइम पे क्या यूज होना है, वो सब आपका माइंड ही कंट्रोल करता है, यानी कि मानव तंत्र का तंत्र ही। तो सभी अंगों के बीच में एक समन्वय बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाने का काम भी हमारा यही करता है, ठीक है, मानव तंत्र का तंत्र। तो इसके ये मेजर फंक्शन हो जाएंगे। तब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत की चर्चा कीजिए, ठीक है। क्या दिख रहा है भाई, शील गुण सिद्धांत है, ठीक है। तो शील गुण ऐसे गुण होते हैं भाई जो एक व्यक्ति में स्थायी गुण होते हैं, विशेष गुण होते हैं, जो उसकी सिचुएशन के हिसाब से भी नहीं बदलते हैं, ठीक है, जो उसके व्यवहार को जज करने में भाई मदद भी करते हैं। तो व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, तो व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत की चर्चा करनी है आपको, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो शील गुण सिद्धांत यानी कि हम ट्रेड थ्योरी भी कहते हैं, व्यक्तित्व को समझने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। और इस सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को कुछ स्थायी और विशेष गुण होते हैं, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार, जो शील गुण सिद्धांत है, इसके अनुसार हर व्यक्ति में कुछ एक स्थायी गुण होंगे, जैसे ईमानदार, साहस, ठीक है, सबको एक स्थायी गुण होंगे, और कुछ एक विशेष गुण होते हैं जिससे उसकी एक अलग पहचान बनते हैं, ठीक है, जो उनके व्यवहार और सोच को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे उनके गुण हैं, ठीक है, वैसे उनकी पर्सनैलिटी बनेगी, वैसे उनका बिहेवियर और सोच इनकी इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है, समझ आ रहा है। और इन गुणों के आधार पर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझा और मापा जा सकता है। जो उसके गुण हैं उसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उसके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया आपको। आगे देखिए, मुख्य विशेषताओं की हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे शील गुण क्या है। तो शील गुण ऐसे स्थायी गुण हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को अलग अलग परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखते हैं। तो शील गुण ऐसे परमानेंट गुण होते हैं भाई, जो व्यक्ति के व्यवहार को अलग अलग परिस्थितियों में क्या रखते हैं, स्थिर बनाए रखते हैं, परमानेंट बनाए रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। कैसे भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन वो गुण, वो क्वालिटी कैसी रहती है। जैसे कि भाई कोई व्यक्ति हमेशा ईमानदार रहेगा, जैसे कैसे व्यक्ति भी उसके पास आ जाए, कैसी सिचुएशन उसके पास आ जाए, तो लेकिन वो ईमानदार रहेगा, अगर उसके अंदर वो ऐसा गुण है तो, ठीक है। तो कोई व्यक्ति हमेशा ईमानदार रहेगा, ठीक है, और कोई दूसरों की मदद करने वाला होता है, ठीक है ना। तो ये उसके शील गुण सिद्धांत हो जाते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट सिचुएशन में भी उसके व्यवहार को स्थिर बनाए रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। प्रकार की बात कर लूं तो पहला हमारा आता है भाई आम शील गुण, जिसे हम कॉमन ट्रेड भी कह देते हैं। ये सभी व्यक्तियों में होते हैं, ठीक है, जैसे ईमानदारी, साथ लगभग सब व्यक्तियों में होता है। इसको हम आम शील गुण की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है ना। उसके बाद भाई व्यक्तिगत शील गुण, जो कि हर व्यक्ति में गुण अलग अलग होते हैं, उसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत शील गुण, ठीक है ना, इंडिविजुअल ट्रेट, यानी कि ये हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं और उनकी विशेष पहचान बनाते हैं, ठीक है। जो व्यक्तिगत शील गुण होते हैं ना, वो हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। हम ईमानदारी बोलोगे, हर व्यक्ति बोलते हैं मैं ईमानदार हूँ, ठीक है, तो वो उसका एक आम शील गुण है। लेकिन व्यक्तिगत की हम बात करते हैं ना, ये ऐसे गुण जो हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, वो उसके अलग उसकी पहचान ही बनाते हैं, तो व्यक्तिगत शील गुण आ जाएगा। आगे मैं बात करूं गॉर्डन ओलपोर्ट का सिद्धांत, ठीक है, तो इन्होंने क्या व्यक्तित्व को 3 शील गुणों में बांटा है, ठीक है, हमने वो बात कर ली, ठीक है, आम शील गुण, ठीक है, व्यक्तिगत शील गुण। अब आगे जो ये गॉर्डन ओलपोर्ट है, इन्होंने भी क्या है, शील गुण को 3 प्रकार में बांटा है, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। देखो, तो पहला भाई मुख्य शील गुण, ठीक है, यानी कि हमारा कार्डिनल ट्रेट, ठीक है। तो इसमें क्या बताओगे, व्यक्तित्व के सबसे प्रभावशाली गुण होते हैं, ठीक है। तो भाई इनका कहना है कि जो मुख्य शील गुण होते हैं वो सबसे प्रभावशाली गुण होते हैं एक व्यक्तित्व के, एक पर्सनैलिटी के, ठीक है, एक व्यक्ति के। जैसे कि महात्मा गांधी के क्या थे भाई, सत्य और अहिंसा था, ठीक है ना। सत्य अहिंसा का नाम लेते हैं, आपके मन में क्या आता है भाई, गांधी जी का नाम आता है। क्यों? क्योंकि गांधी जी के सबसे प्रभावशाली गुण थे जो इनकी एक पहचान भी बनाते हैं, ठीक है। तो मुख्य शील गुण जो है एक व्यक्ति की पहचान भी बनाते हैं उनके उस गुणों से, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसलिए भाई ऐसे गुण जो बहुत प्रभावशाली गुण होते हैं उनको मुख्य शील गुण की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद केंद्रीय शील गुण, जो व्यक्ति के मुख्य गुण होते हैं, जैसे ईमानदारी, दयालुता, ठीक है भाई, ये मेन होता है, ध्यान रखना। जिस एक आम, इसको हमने आम कैटेगरी में डाला था, ठीक है, पीछे आम शील गुण से आम शील गुण कैटेगरी में, लेकिन इन्होंने इसको केंद्रीय शील गुण कैटेगरी में डाला है, जिसमें ईमानदारी, दयालुता आ जाएगा। ये व्यक्तित्व के मुख्य गुण होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इससे क्या उसकी पर्सनैलिटी को जज करा हम जा सकता है केंद्रीय शील गुणों से, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद माध्यमिक शील गुण यानी कि सेकेंडरी ट्रेट, ठीक है, तो ये कम महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। जब भी हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो हम मेनली जो मुख्य शील गुण हो गए, केंद्रीय शील गुण हो गए, उन्हीं के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसके व्यक्तित्व की जांच कर लेते हैं, माप लेते हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी का पता कर लेते हैं। माध्यमिक
शीलगुण ये बहुत कम इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे किसी की भाई पसंद है, क्या नापसंद है, उससे हमें उसकी पर्सनैलिटी को फर्क नहीं पड़ता कि भाई उससे उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, ठीक है। तो किसी की पसंद नापसंद से कोई मैटर नहीं करता, ध्यान रखना। तो ये माध्यमिक शीलगुण आ जाएगा कि बहुत कम इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ आ रहा है, ठीक है। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं रेमंड कैटल का सिद्धांत, ठीक है। तो इन्होंने भी भाई शील गुण के बारे में अपने सिद्धांत दिए हैं। तो इन्होंने क्या व्यक्तित्व को यानी कि पर्सनालिटी को 16 प्रमुख शील गुणों में बांटा है, ठीक है। यानी कि 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स में इन्होंने बांटा है, ठीक है, शील गुणों को। यानी कि व्यक्ति के अंदर ऐसे 16 गुण होने चाहिए और ये गुण व्यक्ति के व्यवहार को समझने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ पे 16 गुण नहीं बता रहा मैं आपको, टेंशन मत लो, बस आपको इतना लिखना है रेमंड कैटल का सिद्धांत, उन्होंने ये सब दिया है और ये गुण व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए, उसके बिहेवियर को समझने में मदद करते हैं, ठीक है। समझ आ गया। आगे देखिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे भाई 5 प्रमुख शीलगुण सिद्धांत की। यहाँ पर हम शीलगुण की बात करेंगे, ठीक है। किसने शीलगुण के बारे में क्या बताया उसकी हमने बात कर ली। अब एक और एक बिग 5 थ्योरी के नाम से है भाई, उसकी भी हम बात करेंगे जो कि शीलगुण सिद्धांत में ही आती है। तो इसको हम 5 प्रमुख शीलगुण सिद्धांत भी कहते हैं, इंग्लिश में बिग 5 थ्योरी भी कहते हैं, और इसको हम ओशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ओशन, ठीक है ना। तो ओशन जो आपको बताऊंगा ना, 5 व्यक्तित्व के मुख्य आयाम डायमेंशंस, उनका पहला वाला अगर इंग्लिश में देखोगे ना तो और फिर इसको जोड़ दोगे तो वो ओशन ही बनेगा, ठीक है। तो इसको हम ओशन के नाम से भी याद याद रख सकते हैं, ठीक है। इजी है बहुत, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है, यह व्यक्तित्व के 5 मुख्य आयाम को बताता है, ठीक है। बिग 5 थ्योरी या 5 प्रमुख शील गुणों का सिद्धांत। देखो, तो पहला है विनम्रता, ठीक है, नहीं ओपननेस। तो 5 व्यक्तित्व के 5 आयाम है, ठीक है। तो पहला क्या है, विनम्रता, यानी कि नई चीजें सीखने की इच्छा। तो एक व्यक्तित्व में अगर एक विनम्रता है ना, यानी कि वो नई चीजें सीखने की इच्छा रखता है, ठीक है। उसके बाद विवेकशीलता, तो उसमें क्या, देखो पहला इसका सी से है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसे पूरा ओशन ही बनेगा ये। तो दूसरा भाई क्या है, दूसरा आयाम क्या है, विवेकशीलता, यानी कि जिम्मेदारी और अनुशासन, यानी कि एक व्यक्ति के रिस्पॉन्सिबल है और डिसिप्लिन में रहता है, ठीक है। तो विवेकशीलता कहते हैं उसको, ठीक है, ध्यान रखना। तीसरा है भाई बहिर्मुखी। तो आपने देखा होगा भाई कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट लोग ज़्यादा सामाजिक होते हैं, ठीक है ना। तो हम जब व्यक्तित्व की बात करते हैं तो ये सब चीज़ देखते हैं, ठीक है। विवेकशीलता देखते हैं, विनम्रता देखते हैं, फिर बहिर्मुखता की बात करते हैं। तो बहिर्मुखता का मतलब होता है भाई सामाजिकता और बातचीत। ये जो बहिर्मुखता जिसके अंदर होगी ना, वो सामाजिक ज़्यादा होगा, समाज में क्या चल रहा है उसको पता होगा, समाज के इशू पर वो बोलेगा, ठीक है, बातचीत करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। बहिर्मुखता मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, एक्स्ट्रावर्जनिज्म कहते हैं। उसके बाद है भाई सहमतता, ठीक है। देखो कभी ई से था, ठीक है, फिर ए से आ गया, समझ रहे हो। तो फर्स्ट लेटर आपको देखना है इंग्लिश में, तो ओशन ही बनेगा, ठीक है। तो आप इजीली याद रख सकते हो इंग्लिश में। सहमतता क्या है भाई, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार, ठीक है, यानी कि दूसरों से सहमति बनाकर चलना, दूसरों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना, ठीक है। तो ये व्यक्तित्व का चौथा क्या हो जाएगा भाई, आयाम हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। जो कि जब पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो सब चीज़ देखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना भाई। सहमतता मैंने बता दिया कि दूसरों के प्रति उसका कैसा व्यवहार है। उसके बाद भावनात्मक स्थिरता, ठीक है ना, यानी कि उसका अपने इमोशंस पर, अपनी फीलिंग्स पर कैसा संतुलन है, ठीक है। जब उसके पर्सनैलिटी की बात करते हैं, अगर मान लो मैं अपनी पर्सनैलिटी की बात भी करूंगा, तो मैं अगर मैं इस हिसाब से देखूंगा तो मैं अपने पर्सनैलिटी को जज भी कर पाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो भावनात्मक संतुलन देखा जाता है जब भावनात्मक स्थिरता वाले आयाम की बात आती है, ठीक है, कि भाई वो भावनात्मक रूप से कितना संतुलन है, ठीक है। मतलब कि अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाता है नहीं पाता, परिस्थिति के हिसाब से उसकी जो भावना है वो स्थिर है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें बातें देखी जाती है, ध्यान रखना। समझ आ गया आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं भाई कि अभिप्रेरणा की अवधारणा का वर्णन कीजिए और अभिप्रेरणा के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो आपको क्या बताना है कि जो अभिप्रेरणा है ना, क्या होता है अभिप्रेरणा का मतलब, मोटिवेशन, जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। क्योंकि हर व्यक्ति आजकल मोटिवेटेड में रहना चाहता है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं उसको मोटिवेशन मिल जाए और कुछ कर ले ज़िंदगी में, ठीक है। तो आपसे यही पूछा भाई अभिप्रेरणा क्या होती है, मोटिवेशन क्या होता है और इसके प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो बात करते हैं, तो पहले हम बात करेंगे अभिप्रेरणा की अवधारणा, ठीक है। अवधारणा मतलब होता है भाई कंसेप्ट, यानी कि मोटिवेशन का कंसेप्ट क्या है। देखो, तो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन क्या है, ये एक आंतरिक प्रक्रिया है, ठीक है, जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी गोल को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। एक व्यक्ति को भाई कोई गोल प्राप्त करने के लिए कर दिया भाई, प्रेरित कर दिया, ठीक है, वो अभिप्रेरणा ही है, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे संग कोई खड़ा है, मैं उसको कुछ बोल दूं भाई, ऐसी 4-5 बातें बोल दूं, तो वो क्या हो जाएगा, अपने गोल के प्रति सटीक हो जाएगा, मतलब वो अपने गोल के प्रति जिम्मेदार हो जाएगा, ठीक है। तो उसको अंदर से क्या मोटिवेशन आया, ठीक है, अपने गोल के प्रति सजग रहने के लिए। तो ये मोटिवेशन ही कहते हैं इसको, जो वर्ड यूज हम करते हैं, ठीक है। तो अभिप्रेरणा क्या है, वह आंतरिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को किसी
लक्ष्य को प्रेरित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये व्यक्ति के व्यवहार को ऊर्जा, जो उसका व्यवहार है ना, उसका जो बिहेवियर है उसको ऊर्जा देता है, मोटिवेशन, और एक दिशा भी देता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप ये मोटिवेशन की डेफिनेशन उसकी कंसेप्ट में बता सकते हो। प्रकार की बात करें तो पहला आ जाएगा भाई आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। तो इसमें क्या बताओगे, ये इस स्थिति को दर्शाती है जब व्यक्ति अपने कार्य को खुद की रुचि के लिए करता है और आनंद के लिए करता है, ठीक है। मोटिवेशन अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है। अब कुछ चीज़ उस व्यक्ति को पसंद है, ठीक है ना, मान लो कुछ भी एक्स वाई जेड व्यक्ति को पसंद है, तो उसके लिए उसको अंदर से मन है तो वो कर लेगा उस चीज़ को, ठीक है। तो वो हो जाएगा भाई आंतरिक अभिप्रेरणा, वो अपने मजे के लिए कर रहा है, वही उसका मोटिवेशन है, तो उसको हम बोल देंगे आंतरिक अभिप्रेरणा। तो ये उस स्थिति को दर्शाता है जब व्यक्ति अपने कार्य को खुद अपनी रुचि और आनंद के लिए करता है, जैसे कि खेलना, पढ़ाई करना, एटसेट्रा, ठीक है। आगे देखो भाई भारी अभिप्रेरणा, ठीक है ना, यानी कि कोई जब कोई भारी व्यक्ति कुछ कह दे जिससे भाई उस व्यक्ति को इनाम या पैसे प्रशंसा की लालच देना, ठीक है, समझ रहे हो, या प्रेरित कर दे कि भाई अगर तू ये करेगा तेरे को ये मिल जाएगा, ठीक है, तूने ये नहीं करा तेरे को ये नहीं मिलेगा, उसकी भी एक अलग कैटेगरी उसकी हम बात करेंगे। बाकी जब कोई प्रशंसा या कुछ इनाम के लिए प्रेरित करना है एक व्यक्ति को, अगर ये काम हो जाएगा तो तेरे को ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या भाई भारी अभिप्रेरणा है, समझ रहे हो। ये तब होती है जब व्यक्ति को किसी भारी इनाम जैसे कि पैसा, प्रशंसा, ठीक है, के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है। प्रशंसा यानी तारीफ, प्रशंसा मतलब तारीफ, ठीक है ना, के लिए प्रेरित किया जाता है। उदाहरण के लिए परीक्षा में अच्छे अंक लाना, ठीक है, कि भाई परीक्षा में अच्छे अंक लाएगा तो तेरे को क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा, एक्स वाई जेड मिलेगा, ठीक है। तो एक भारी अभिप्रेरणा हो जाती है, समझ रहे हो। उसके बाद सकारात्मक अभिप्रेरणा यानी कि पॉजिटिव मोटिवेशन, इसमें आप क्या बता सकते हो, देखो कि इसमें व्यक्ति को अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है भाई। सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या है कि इसमें बोला जाएगा व्यक्ति को इससे कि भाई तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तेरी जिंदगी में एक वैल्यू ऐड होगी, समझ रहे हो। तो इससे क्या, एक अच्छे परिणाम का लालच मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं सकारात्मक अभिप्रेरणा। तो इसमें व्यक्ति को क्या भाई अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। एग्जाम्पल करिए, अच्छे प्रदर्शन करने के लिए प्रशंसा, यानी कि अच्छा प्रदर्शन होगा तो क्या होगा भाई, प्रशंसा होगी, समझ रहे हो। तो ये क्या होता है, आपका सकारात्मक अभिप्रेरणा हो जाता है। उसके बाद नकारात्मक अभिप्रेरणा यानी कि नेगेटिव मोटिवेशन, तो इसमें व्यक्ति को भाई डराकर या दंड के कारण प्रेरित किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा ना भाई स्कूल टाइम पे कि आप होमवर्क वगैरह नहीं करते हो, टीचर बोलते हैं लास्ट डेट है, यहाँ तक तुम्हारी कॉपी चेक हो जानी चाहिए, तो ये क्या आपका नकारात्मक अभिप्रेरणा है। बच्चा उस डेट तक कंप्लीट कर लेगा कि भाई कैसे, कि अगर मैंने नहीं करा टीचर मेरे को मारेगा या दंड देगा, जो भी है, समझ रहे हो। तो इससे क्या अपना काम भी कर लिया, उस पर लगे भी रहे, तो कैसे, लेकिन एक मोटिवेशन रहा, लेकिन उस मोटिवेशन को बोलते हैं नकारात्मक मोटिवेशन, ठीक है, जो कि डर या दंड का था, ठीक है। तो डर या दंड के कारण आप प्रेरित कर हो गए उस काम के प्रति, ठीक है, ध्यान रखना। तो काम पूरा न करने पर सजा, ठीक है, काम पूरा ना करने पर सजा देना, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर पे चले जाता है, इसको हम नकारात्मक अभिप्रेरणा बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है भाई संवेगों के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। संवेग क्या होते हैं, संवेग होते हैं भाई हमारे इमोशन, ठीक है। तो जब हम संवेग की बात करते हैं, इमोशन की बात हम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो संवेगों के सिद्धांत की व्याख्या करनी है भाई, जो संवेग है उसके सिद्धांत क्या क्या है, ठीक है। तो देखो भाई देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सिद्धांत हम बात करते हैं संवेग के बारे में, वो है भाई जेम्स लैंगे सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें भाई ये कहता है कि ना जो भावना है ना वो कैसे महसूस हो रही है भाई, पहले शारीरिक प्रतिक्रिया होती है, यानी कुछ भी पहले क्या होगा, शारीरिक रूप से होगा, फिर हमें क्या होगा भाई, वो भावना महसूस होगी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल में बता सकते हो, जैसे कि हम रोते हैं इसलिए हमें दुख होता है, समझ रहे हो। यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बोला हम रो रहे हैं इसलिए दुख हो रहा है, नहीं, हम पहले रोते हैं भाई फिर हमें दुख होता है, ध्यान रखना। बल्कि भाई पहले दुख होता है फिर दुख होता है इसलिए हम रोते हैं, ठीक है, यहाँ पर बल्कि ऐसा होता है, ऐसा आपको भी लगता होगा, ठीक है ना। तो जेम्स लैंगे सिद्धांत ये कहते हैं कि भाई पहले शारीरिक प्रतिक्रिया होगी, रोना क्या होगा, शारीरिक प्रतिक्रिया होगी, फिर भावना महसूस होती है, यानी कि दुखी होने की भावना महसूस होना, ठीक है। तो जेम्स लैंगे का सिद्धांत आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कैनन बार्ड सिद्धांत, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं भाई, इस सिद्धांत के अनुसार जो शारीरिक प्रतिक्रिया है और जो भावना है वो एक साथ होती है, ठीक है, यानी कि रोना और दुखी होना एक साथ होता है, समझ रहे हो। तो इनका कहना है, तो कैनन बार्ड सिद्धांत क्या है भाई, इस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक प्रतिक्रिया और भावना एक साथ होती है। उदाहरण के लिए डर लगने पर दिल की धड़कन बढ़ना और डर महसूस करना, समझ रहे हो। तो डर लग रहा है तो दिल की धड़कन एक शारीरिक प्रतिक्रिया हो गई, ठीक है, और डर एक की भावना होगी, दोनों एक साथ हो रहे हैं, एक साथ महसूस हो रहा है। तो आपका ये कैनन बार्ड का सिद्धांत कहता है, ठीक है भाई, शारीरिक प्रतिक्रिया और भावना एक साथ हो रही है। आगे देखो,
उसके बाद है सेस्टर सिंगर का द्वि घटक सिद्धांत, ठीक है। इसको हम टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, जो कि इन्होंने दिया है। ये कहते हैं कि भावना दो चीज़ों से बनती है भाई। क्या, जब हम इमोशन की बात करेंगे ना, संवेग की बात करेंगे, भावना की बात करेंगे, ये दो चीज़ों से बनती है। पहला है भाई शारीरिक उत्तेजना, यानी कि हमें शारीरिक रूप से क्या हो रहा है, ठीक है, कोई कष्ट मिल रहा है, ठीक है, कुछ भी शारीरिक रूप से हमें हो रहा है, ठीक है, तो उसकी व्याख्या हम कैसे कर रहे हैं। शारीरिक उत्तेजना हमें हो रही है, ठीक है, उसकी व्याख्या, उसका हम डिस्क्रिप्शन कैसे दे रहे हैं, इससे क्या हमारी भावना बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल इधर रखा है एग्जाम्पल में कि परीक्षा में तेज दिल की धड़कन होना, ठीक है, परीक्षा में दिल की धड़कन कैसे तेज का अनुभव होना, और उससे डर समझना, समझ रहे हो। तो हम क्या कहते हैं, यार मुझे डर लग रहा है, मेरे से यार क्वेश्चन छूट जाएंगे, नहीं भाई डर नहीं है ये, ठीक है, तो हमने वो समझा है, लेकिन डर है, ठीक है, डर एक अलग लेवल की चीज़ है। तो परीक्षा में जब आपके दिल की धड़कन तेज हो रही है, लेकिन हमने दिल की धड़कन हमारी क्या थी, शारीरिक उत्तेजना थे, लेकिन हमने इसको कैसे क्या नाम दे दिया, उसकी व्याख्या कैसे कर दी, उसको हमने डर कह दिया, समझ रहे हो। तो यही बोला जाता है कि भाई जब हम क्या है शारीरिक उत्तेजना हो रही है, उसको उसकी हम व्याख्या कैसे कर रहे हैं, तो वो हमारी वैसी भावना जनरेट कर देता है, वैसे हमारा जो हम क्या वैसी भावना फील करने लग जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं भाई सेस्टर सिंगर का द्वि घटक सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी। शारीरिक उत्तेजना हो रही है, उसकी व्याख्या कैसे कर रहे हैं, तो वही हमारी भावना को बनाता है, ठीक है, समझ रहे हो। दो चीज़ों से हमारी भावना बनती है, फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, समझ आ रहा है भाई, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद है भाई लाजरस का संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत, ठीक है। ये क्या कहते हैं भाई, ये सिद्धांत कहता है कि भावना हमारी सोच पर निर्भर करता है, ठीक है, किसी भी चीज़ के प्रति हम कैसा सोच रहे हैं, सकारात्मक सोच रहे हैं, नकारात्मक सोच रहे हैं, ठीक है, तो वैसा ही क्या भाई मूल्यांकन हो जाता है, ठीक है। तो देखो भाई उदाहरण के लिए किसी घटना को हम सकारात्मक या नकारात्मक समझने पर खुशी या दुखी हो सकते हैं, ठीक है। मान लो भाई सकारात्मक रूप से सोचेंगे तो हमें खुशी होगी, लेकिन उसको हम नेगेटिव वे में ले जाएंगे तो हमें दुख होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो इन्होंने बोला है कि भाई एक जो फीलिंग होती है, जो भावना होती है ना, वो हमारी सोच पर निर्भर करता है, कैसा हम किस वे में सोच रहे हैं उस पर्टिकुलर घटना के बारे में, ठीक है। तो इनका ये सिद्धांत है, ठीक है, ध्यान रखना भाई हमारी भावना किस पर निर्भर करती है कि उस घटना को हम किस प्रकार से सोच रहे हैं, समझ रहे हो, वे ऑफ थिंकिंग किस प्रकार से सोच रहे हैं, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई कि प्रत्यक्षण के चरणों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। प्रत्यक्षण मतलब होता है परसेप्शन, यानी कि किस हमारे माइंड ने किसी पर्टिकुलर चीज़ों के प्रति, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज़ों के प्रति क्या परसेप्शन बना रखे, क्या धारणा बना रखे है अपने, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्षण। तो आपको इसके चरण बताने हैं, क्या बताने हैं, इसके स्टेप बताने हैं, ठीक है। और संगठन के नियम, यानी कि जो हमारा माइंड देखता है सुनता है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, ठीक है, यानी परसेप्शन किया ना, जो चीज़ हमारा माइंड देख रहा है उसको संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज कैसे करता है, तो उसके नियम आपको बताने हैं। क्वेश्चन समझ आ गया होगा भाई, ठीक है, तो समझते हैं, ठीक है। सो प्रत्यक्षण का मतलब क्या है, यानी परसेप्शन का मतलब क्या है कि जो हमारी इंद्रियां है ना, इंद्रियां मतलब आँख कान, ठीक है, नाक त्वचा, ये हमारी इंद्रियां होती हैं, ठीक है। तो इंद्रियां जानकारी कैसे समझती हैं, ठीक है, मतलब हमारी इंद्रियां भाई एक आँख देखने का काम कर रही है, कान सुनने का काम कर रहा है, त्वचा यानी किसी चीज़ को मैं छू रहा हूँ तो मुझे कैसे महसूस हो रही है, और वो हमारे माइंड तक पहुंच रही है। अब माइंड कैसे उस चीज़ को ले रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, ठीक है, जानकारी इकट्ठा कर रहा है, तो यही बोला है कि भाई जो इंद्रियां है ना हमारी, वो जानकारी को कैसे समझती हैं और उसका मतलब निकालती है, ठीक है ना, समझ रहे हो। मैं किसी चीज़ को यहाँ पर अगर छूता हूँ तो उसका मतलब क्या निकाल, मेरा माइंड में क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है, और माइंड उससे बाद में क्या परसिपेट करता है, यानी क्या प्रत्यक्षण निकालता है, क्या परसेप्शन निकालता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई प्रत्यक्षण बोलते हैं। तो चरण ही बताने हैं ये सब, उसके स्टेप के आगे बात करेंगे। ये तो क्या था भाई प्रत्यक्षण का मतलब था, ठीक है। तो उसके चरण की बात हम कर लेते हैं। तो भाई देखो पहला है संवेदन, ठीक है ना, यानी कि सेंसेशन। तो हमारी इंद्रिय करते भाई भारी चीज़ों को, जैसे भारी चीज़ें क्या हो जाएंगी भाई, रोशनी आ गई, ध्वनि हो गया, कोई स्पर्श हो गया, कोई टच हो गया, को महसूस करती है, ठीक है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, मैंने आपको बता दिया कान नाक त्वचा, ठीक है, ये सब क्या भाई हमारी इंद्रियां हैं। तो हमारी इंद्रियां करती है भाई जानकारी को भाई महसूस करती है, भारी चीज़ों को महसूस करती है और इसे दिमाग तक भेजती है, ठीक है। हमारी इंद्रिया ने महसूस करा, वो पहुंच जाएगा माइंड तक, जैसे जो प्रोसेस होता है, ठीक है भाई, आपको मैंने बता दिया स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो हमारे माइंड तक पहुंच गया, ठीक है, समझ आ गया, दिमाग तक हमारी इंद्रियों ने उस चीज़ को भेज दिया, ठीक है। उसके बाद ध्यान। तो हमारा क्या करेगा भाई, दिमाग कुछ खास चीज़ों पर ध्यान देता है, ध्यान केंद्रित करता है और बाकी चीज़ों को अनदेखा कर देता है। तो दिमाग क्या करता है ना भाई, जो चीज़ हमको जानकारी हमें मिली, मतलब कि स्पर्श किया कुछ भी चीज़ करा, तो उसमें क्या है हमारा दिमाग जो खास चीज़ होगी ना उसको वो क्या करेगा,
ध्यान में रखेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये सब चीज़ जानकारी है। तो उसको जो हमको, क्योंकि हमारा माइंड ये करता है भाई, पुराने अनुभव, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है उसका यूज़ करता है, उसी अकॉर्डिंग अपनी वो धारणा बनाता है। तो उसके लिए उसको पता है कि भाई क्या चीज़ खास है, क्या चीज़ नहीं है। तो उन भारी चीज़ों में देखेगा भाई किस पर ध्यान देना है और किस पर नहीं, तो बाकी को वो अनदेखा कर देता है और खास चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करता है हमारा माइंड, ठीक है ना, समझ रहे हो। उसके बाद व्याख्या। तो दिमाग इस जानकारी का मतलब निकालता है, ठीक है। पहले मेरी इंद्रियों ने उस जानकारी को देखा, ठीक है, मतलब कि ग्रहण कर दिमाग तक भेजा, दिमाग ने कुछ चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया, बाकी को अनदेखा कर दिया, उसको कम इम्पोर्टेंट समझा। अब जो चीज़ के पास उसने भाई ध्यान लगाया, हमारे दिमाग ने उसको अपने पास रखा, अब उस जानकारी का मतलब वो निकालता है। और इसे समझने के लिए हमारे पिछले अनुभव जो होते हैं ना, पास्ट एक्सपीरियंस, उसको समझने का, उसको मतलब कि पास्ट एक्सपीरियंस का यूज़ करता है इस जानकारी को समझने के लिए, उसका एक मतलब निकालने के लिए, ठीक है, समझ आ गया। देखिए, ठीक है, उसका तो मूल्यांकन करेगा भाई, पास्ट एक्सपीरियंस से समझा, उसको मूल्यांकन कर लिया। अब उसके बाद क्या करेगा भाई, मूल्यांकन किस प्रकार से करेगा, दिमाग इस समझी गई जानकारी पर सोचता है, ठीक है। मूल्यांकन मतलब क्या है भाई, तो जानकारी अब आई, उसको मतलब कि पास्ट एक्सपीरियंस से मेल करा, ठीक है। अब क्या करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा, इवैल्यूएशन करेगा, तो उस जानकारी पर सोचता है और इसे परखता है। अब मूल्यांकन भी हो गया भाई, परख लिया, और लास्ट में क्या करेगा, अपनी प्रतिक्रिया दे देगा, ठीक है। मतलब कि उस पर्टिकुलर चीज के बारे में हमने क्या प्रत्यक्षण करा, ठीक है, हमारा वो माइंड के अकॉर्डिंग ही बनता है, ठीक है, यानी क्या हमारा परसेप्शन रहा, ठीक है, हमारा वो पास्ट एक्सपीरियंस का यूज करता है हमारा माइंड, और लास्ट में प्रतिक्रिया हमारा दे देता है, ठीक है। तो अंत में क्या होता है, हम इस जानकारी पर कुछ प्रतिक्रिया देते हैं जो हमें हमारी इंद्रियों ने माइंड तक भेजी थी। जैसे कोई काम करना, प्रतिक्रिया में कोई काम करने के रूप में होगी, ठीक है, या कोई जवाब हम दे देते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। ये आपका भाई हो जाएगा प्रत्यक्षण के चरण, ठीक है। अब हम बात करते हैं संगठन के नियम, ठीक है। यानी कि हमारा दिमाग जानकारी को समझता है और व्यवस्थित करने के लिए कुछ खास नियमों का पालन करता है, ठीक है। मैंने बता ही दिया भाई, ठीक है, आपको कि भाई जो हमारा दिमाग है वो जानकारी को कैसे समझता है और कैसे व्यवस्थित करता है, जानकारी को समझ गया और व्यवस्थित करने के लिए कुछ खास नियमों का वो यूज़ करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं संगठन के नियम, ठीक है। तो पहला इसमें आता है आकृति भूमि नियम। तो उसमें क्या करेगा, दिमाग चीज़ों को उनकी पृष्ठभूमि, जो उनका बैकग्राउंड है, उससे अलग कर देता है, ठीक है। जैसे पेड़ को आकाश के खिलाफ देखना, ठीक है, सीधी सी बात है। तो उसकी उसकी पृष्ठभूमि से अलग कर दिया, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये पहला ध्यान रखना जो ये नियम का हमारा दिमाग फॉलो करता है। उसके बाद सन्निकटता क्या होता है भाई, जो चीज़ें पास पास होती हैं, ठीक है, उन्हें एक समूह माना जाता है। मतलब कि दिमाग क्या करता है भाई, जो चीज़ें एक बिल्कुल पास पास होगी उस चीज़ से रिलेटेड, उसको एक ग्रुप बना देता है, हमारे माइंड में बनाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और फिर उसके बाद समानता, सिमिलैरिटी ढूंढेगा। तो जो चीज़ें एक जैसे दिखती हैं, ठीक है, जो चीज़ें पास पास, उसका एक समूह बना लिया। उसके बाद जो चीज़ें एक जैसे दिख रही हैं रंग के रूप में या आकार के रूप में, ठीक है, उन्हें क्या एक साथ जोड़ा जाता है। हमारा माइंड क्या है भाई, चीज़ों को ऐसे ही ऑर्गेनाइज करता है, व्यवस्थित करता है, ध्यान रखना, ठीक है। आप कुछ देखते हो, आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो ना, आपका माइंड कैसे कर रहा है वो इस हिसाब से कर रहा है भाई, कि अब कैसे कैसे वो डॉट डॉट कनेक्ट कर रहा है, फिर उसके बाद एक समानता क्रिएट कर रहा है कि अच्छा अच्छा तो ऐसे ऐसे होता है, फिर उसके एक साथ एक चीज़ों को वो जोड़ देता है, समझ रहे हो। दो चीज़ें कैसे दिखती हैं, जिनके जैसा कुछ रिलेशन होता है, उनको एक रंग या आकार और पर्टिकुलर किसी चीज़ के हिसाब से वो एक साथ उसको जोड़ देता है, ठीक है। तो उसको हम समानता बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करता है भाई, सातत्य। तो दिमाग क्या करता है, सीधी और आसान आकृतियों को पसंद करता है और जटिल या टूटे हुए पैटर्न को नहीं। आपको पता होगा, आप खुद भी इसी एग्जाम्पल उसके भाई, कि आप देख सकते हो जो आपका दिमाग है ना, या आप खुद भी, ठीक है, आपका माइंड कंट्रोल आपको कर रहा है, ठीक है ना, कि जो चीज़ सीधी होती है ना और सिंप्लीफाइड होती है, आपको ज़्यादा पसंद आती है, ठीक है, वो आपको पसंद नहीं आ रही, आपके माइंड को पसंद आ रही है, ठीक है। और जो काफ़ी मुश्किल होती है, जटिल होती है, 1% को आपको पसंद नहीं आती, ठीक है ना, आप पहले उससे मुंह मोड़ लेते हैं, यानी कि आपका माइंड ने मुंह मोड़ा है, ठीक है। तो दिमाग, सातत्य का मतलब क्या है भाई, दिमाग सीधी और आसान आकृतियों को पसंद करता है, ठीक है ना, समझ आ गया भाई। उसके बाद है भाई पूर्णता। अगर कोई आकृति मान लो या कुछ चीज़ अधूरी रह गई है, ठीक है, कुछ सिनेरियो अधूरा रह गया है, जो आपके दिमाग जो संगठित कर रहा है, व्यवस्थित कर रहा है, तो दिमाग उसे पूरा करने की कोशिश कर लेता है, ठीक है। जब आपने ज़िंदगी में पजल सॉल्व करा होगा ना, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी पजल सॉल्व करा होगा, तो क्या करता है भाई, जो चीज़ ऐसे दिख रही है ना, तो हमारा दिमाग उसको इकट्ठा कर लेता है ऐसे ऐसे, अच्छा कि ये वाला पार्ट इधर आएगा, ये वाला पार्ट इधर आएगा, ठीक है, जो चीज़ सेम दिख रही है हमें पता चल जाता है कि इसका ये वाला हिस्सा इधर जुड़ेगा पजल में। तो ऐसे ही, और जो चीज़ लास्ट में अधूरी रह गई फिर उसको पूरा कर लेता है। तो एक तरह से पजल में आप देखते हो भाई कि किस प्रकार से हमारा दिमाग उसको व्यवस्थित करता है, ठीक है, समझ आ गया। आप क्यूब सॉल्व करते हो
तो उसको भी भाई जो चीज़ सिमिलर दिखती है वो उसको एक जगह करेगा, ठीक है, फिर बाकी को अलग कर देगा। तो ये हमारा दिमाग क्या है, कैसे व्यवस्थित करता है कुछ चीज़ों को, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, समझ आ गया। लास्ट में आप बताओगे भाई कि संतुलन और क्रम, यानी कि दिमाग ऐसी चीज़ों को पसंद करता है जो संतुलित और व्यवस्थित है, ठीक है। सब नियम है भाई दिमाग जो हमारा फॉलो करता है, तो दिमाग हमेशा ऐसी चीज़ों को पसंद करता है जो संतुलित हो और व्यवस्थित हो, ठीक है। आप भाई आपका जो कमरा है ना मान लो व्यवस्थित हो, तो आपके दिमाग को वो काफ़ी पसंद आएगा, ठीक है। लेकिन आपका कमरा पूरा तहस नहस हो रखा है, मतलब सामान अपनी जगह पे नहीं है, तो इससे क्या होगा भाई, आपके दिमाग को वो आपको पसंद नहीं आएगा, वो आपको पसंद नहीं आ रहा, आपके दिमाग को पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरे को कंट्रोल, हमारे शरीर को कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा है। तो ध्यान रखना, हमें जो चीज़ें पसंद आती है, एक संतुलित चीज़ें और व्यवस्थित चीज़ें पसंद आती है, ध्यान रखना ऑर्गेनाइज्ड वे में पसंद आती है, वो हमें नहीं, हमारे दिमाग को पसंद आती है, ठीक है, समझ आ गया। तो संतुलन और ये क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त हो जाती है। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको असाइनमेंट बनाने हैं तो आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ठीक है, ignofreeassignment.com, समझ आ रहा है। तो असाइनमेंट बिल्कुल फ्री देंगे, कोई चार्ज नहीं, आपको वेबसाइट पर जाना है, सब्जेक्ट कोड सर्च करना है, आपको इजीली मिल जाएगा, बना लेना है, ठीक है। बाकी वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।